Good evening, everyone. My name is Afar, and I am a biology teacher. And today we will discuss about most important three topic of molecular biology. So, three topic of molecular biology. First of all, we will discuss about packaging of DNA, and another is structure of DNA, and third one is replication of DNA. So first of all, we will discuss about the packaging of DNA, and second is structure of DNA, and third one is replication of DNA. तो किसी भी टॉपिक को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस टॉपिक को डेप्थ में जानने की जरूरत होती है। तो अगर पहला टॉपिक हमारा है पैकेजिंग ऑफ डीएनए, तो यू विल बी नो अबाउट दैट एक सेल होती है और उस सेल के अंदर होता है आपका न्यूक्लियस, इनसाइड द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर आपके प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम। और एक रिसर्च के अकॉर्डिंग हमें जो डीएनए होती है उसकी लेंथ पढ़ाई जाती है 2.2 मीटर ऑलमोस्ट। अब हमारे सेल का साइज बहुत ज्यादा स्मॉल होता है, तो ये जो दो से लंबा जो डीएनए होता है ये कैसे उस सेल में एडजस्ट हो जाता है। अब वो कैसे एडजस्ट होता है उसी को हम बोलते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए। क्योंकि कोई 2 मीटर की चीज है और वो इतनी माइनर यानी कि स्मॉल स्ट्रक्चर में अगर अरेंज हो जाती है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होगा। तो उसी लॉजिक को हम यहाँ डिस्कशन करते हैं और इसी टॉपिक को हम कहते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए। ठीक है, तो अब सभी को पता होता है कि सबसे जो लेंथ वाली हमारी लंबी स्ट्रक्चर होती है उसे हम बोलते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, और ये जो पैकेजिंग के टाइम जो क्रोमोसोम होते हैं इन्हें जब हम, ये क्रोमोसोम आपकी स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये आपका सेंट्रोमियर है, ये सिस्टर क्रोमैटिड है आपकी। तो ये जो क्रोमोसोम स्ट्रक्चर है जब इसे ओपन करते हैं तो हमें यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिखती है इसे ओपन करने के बाद, जिसे हम बोलते हैं क्रोमैटिड्स। क्या बोलते हैं? क्रोमैटिड्स। और ये जो क्रोमोसोम होते हैं ना, इन्हें जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं, जब हमें क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर देखनी पड़ती है, उसके बैंड्स देखने पड़ते हैं, उसमें जीन्स की प्रेजेंट देखनी पड़ती है, तो ये सब चीजें हमें कब दिखाई देती हैं? तो आप सभी को पता होगा कि सेल डिवीजन आप 11th में पढ़ चुके हो। आप सभी को पता होगा कि एक स्टेज होती है जिसका नाम होता है इंटरफेज। क्या नाम होता है? इंटरफेज। और दूसरी जो स्टेज होती है जिसका नाम होता है डिविजनल फेज। क्या होता है? डिविजनल फेज। तो जो डिविजनल फेज होती है उसकी 4 स्टेज होती है। एक तो आपकी होती है प्रोफेज, फिर होती है मेटाफेज, फिर होती है एनाफेज, एंड अनदर इज टीलोफेज। तो जो मेटाफेज स्टेज होती है ना, इसी में हम क्रोमोसोम को आइडेंटिफाई करते हैं कि उसमें सिस्टर क्रोमैटिड प्रेजेंट होती है, उसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, इस टाइप से ऐसे करके। तो ये जो है मेटाफेज में आइडेंटिफाई करते हैं। अब अगर ये डिविजनल फेज में होता है तो जो क्रोमैटिड होती है वो आपकी लेस कंडेंस फॉर्म होती है, और ये जो है हमें इंटरफेज में दिखाई देता है। अब इंटरफेज में आपकी कितनी स्टेजेस आती है? 3, G1, S एंड G2। तो S स्टेज में ये चीज दिखाई देगी, ठीक है ना, क्योंकि S स्टेज को हम रेप्लिकेशन स्टेज कहते हैं, सिंथेसिस ऑफ डीएनए। फिर उसके बाद जब ये क्रोमैटिन हम और थोड़ा ओपन करते हैं तो इसमें हमें कुछ थ्रीड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, धागे
के तरह स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं और इन स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रोमैटिन फाइबर्स। क्रोमैटिन फाइबर्स। अब ये जो क्रोमैटिन फाइबर्स को जब हम ओपन करते हैं, क्रोमैटिन आपको पता होगा यहाँ पर दो चीजें होती हैं, एक तो आता होता है डीएनए और प्लस होता है प्रोटीन। इसे भी हम प्रूव करेंगे कि डीएनए और प्रोटीन कैसा अरेंज होता है। अब इसी क्रोमैटिन फाइबर को जब हम ओपन करते हैं तो ये जो क्रोमैटिन फाइबर होता है ये और उसे ओपन करते हैं तो एक स्ट्रक्चर बनती है जिसका नाम होता है न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम। और इस न्यूक्लियोसोम की अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो ये कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है, इस टाइप से स्ट्रक्चर होती है। और ये दो चीजों से, अभी मैंने बताया क्रोमैटिन, इसका मतलब न्यूक्लियोसोम भी दो टाइप से बना हुआ होगा, दो चीजों से, एक डीएनए और प्रोटीन। तो इसमें जो दो चीजें जो होती है ना, एक तो आपका होता है डीएनए और अनदर इज हिस्टोन प्रोटीन। अब जो हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है, ये जो हिस्टोन प्रोटीन होती है वो डीएनए को कॉम्पैक्ट बनाने में काम करती है, क्योंकि डीएनए हमारा कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज, और हिस्टोन प्रोटीन होती है पॉजिटिवली चार्ज। क्यों पॉजिटिवली चार्ज होती है, इसका भी लॉजिक होगा। तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज होती है इसमें दो बेसिक अमाइनो एसिड प्रेजेंट होती हैं, इनका नाम होता है आर्जिनिन एंड लाइसिन। ये दो बेसिक अमाइनो एसिड होते हैं जिनका नेचर पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो आप सभी को जानते हो कि अगर पॉजिटिव निगेटिव एक तरफ से क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और अगर सेम चार्ज होगा तो एक दूसरे को रिपल करेगा। तो इसीलिए आपका डीएनए जो होता है, ये जो होता है आपका डीएनए होता है, और ये जो स्ट्रक्चर है वो आपकी होती है हिस्टोन, ठीक है। अब इसमें जो हिस्टोन प्रोटीन होती है उनका भी अलग अलग टाइप होता है। तो जो हिस्टोन प्रोटीन होती है ना, उनके अगर टाइप की बात करें तो यहाँ पर एक तो आपकी होती है लिंकर और एक होती है आपकी कोर हिस्टोन। और जो लिंकर हिस्टोन होती है उसे हम H1 कहते हैं, और जो कोर हिस्टोन होती है वो आपकी होती है H2A, H2B और H3H4, ठीक है। और ये जब सब होती है ये ऑक्टामर का फॉर्मेशन करती है। ऑक्टामर का मतलब एक हिस्टोन मिलके, तो ये जो है ये ऑक्टामर स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये ऑक्टामर किसका बना होता है, हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। कौन सी हिस्टोन प्रोटीन का, H2A, H2B, H3 और H4। अब यही जो हिस्टोन प्रोटीन है वो पॉजिटिवली चार्ज होती है और ये लिंकर होता है। ये एक न्यूक्लियोसोम को दूसरे न्यूक्लियोसोम से जोड़ने का काम करता है, इसीलिए इसे हम लिंकर हिस्टोन कहते हैं। तो ये आपका पूरा टॉपिक हो गया पैकेजिंग ऑफ डीएनए। एक क्रोमोसोम से स्टार्ट किया जिसका लगभग 40-100 nm में होता है, और एक जो न्यूक्लियोसोम होता है इसका साइज लगभग आपको 300 nm में कंफर्म होता है, ठीक है। और यहीं से आपको ये जो स्ट्रक्चर है वो मिलती है आपका डबल हेलिक्स डीएनए। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या था कि क्रोमोसोम से डीएनए को निकालना, ठीक है। और अगर इसे उल्टा कर दें तो डीएनए से क्रोमोसोम बनाना कैसे बना हुआ होता है, तो इसी को बोलते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए। तो हमने स्टार्टिंग में आपसे एक बात कही थी कि डीएनए का साइज लगभग 2.2 मीटर का होता है। तो इससे क्या प्रूव होता है कि इतना जो डीएनए होता है वो इन प्रोटीन की वजह से कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेता है, इसी को हम क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? तो ये आपका पैकेजिंग ऑफ डीएनए का जो रिवीजन था वो आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अब दूसरा टॉपिक हमने आपको बताया था कि स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, क्योंकि अगर किसी भी चीज को पढ़ते हैं ना तो जब उसे सीक्वेंस से पढ़ते हैं ना तो आप सभी को पता होगा कि एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से कनेक्ट होता है, और अगर आप उसे कनेक्ट नहीं कर पाते ना तो आपको आगे वाला जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक होता है, वो समझ में आने वाला नहीं है। तो अब हमने यहाँ पर डीएनए निकाल लिया। अब हमने एक चीज पढ़ी है कि भाई डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है,
इसका भी कोई ना कोई रीजन होता है भाई, रीजन होता है नेगेटिवली चार्ज होता है। तो दूसरा टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं जिसका नाम होता है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो इसे रफ करते हैं, फिर दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ठीक है ना। अब ये कैसे बना हुआ होता है, तो इसे हम पहले डीएनए से स्टार्ट करेंगे और लास्ट में इसकी बैकबोन के बारे में बात करेंगे। बैकबोन का मतलब होता है बेसिक स्ट्रक्चर, जैसे एक टिश्यू की बैकबोन होती है सेल, ऑर्गेनिज्म की बैकबोन जैसे यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है, सेल कहा जाता है। तो इस हिसाब से कोई ना कोई स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर होगी, तो उस स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर को हम जो है उसे एक्सप्लेन करेंगे कि डीएनए किस किस चीज का बना हुआ होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक चीज पढ़ते हैं जिसका नाम होता है न्यूक्लिक एसिड। और ये जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, एक आपका होता है आरएनए और दूसरा आपका क्या होता है डीएनए। तो हम यहाँ पर डीएनए की बात कर रहे हैं, तो आरएनए की हम बात नहीं करेंगे यहाँ पर। तो जब डीएनए की बात कर रहे हैं तो ये जो डीएनए होता है इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका न्यूक्लियोसाइड एंड अनदर इज फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। और इसे क्लासिफाई करते हैं कि कितना बड़ा स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियोसाइड जो है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक तो आपकी होती है पेंटोज सुगर एंड अनदर इज नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। और ये जो पेंटोज शुगर होती है, अगर हम पूरी बात करें यहाँ पर आरएनए की, तो यहाँ पर जो पेंटोज शुगर होती है वो राइबोज होती है, राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है, ये राइबोज शुगर। और पेंटोज इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये 5 कार्बन का बना हुई शुगर होती है, ठीक है। और ये होते हैं आपके नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। अब ये जो नाइट्रोजनस बेस होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो नाइट्रोजनस बेस आपके दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं प्यूरिन एंड अनदर इज pyrimidine। प्यूरिन जो होता है वो आपके दो होते हैं, एडेनिन एंड गुआनिन। और pyrimidine को एक कोड वर्ड से याद कर सकते हो जिसे बोलते हैं हम कट। क्या बोलते हैं कट, यानी कि साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमिन। साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमिन। अब अगर इन्हीं नाइट्रोजनी बेस को हम रिंग के बेस पर भी डिवाइड कर सकते हैं कि कितनी रिंग प्रेजेंट है। तो अगर 2 रिंग प्रेजेंट है तो 2 रिंग वाली जो स्ट्रक्चर है वो आपकी गुआनिन है और साइटोसिन है। और अगर 1 रिंग प्रेजेंट है तो आपकी साइटोसिन है, थायमिन में क्या नाम है, थायमिन है आपकी, एडेनिन है और यूरेसिल है। इसमें 1 रिंग प्रेजेंट होते हैं और इसमें 2 रिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब एक चीज और बात करते हैं, एक इसी डीएनए में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था चारगाफ, और ये से चारगाफ रूल भी कहा जाता है। इन्होंने बताया था, इन्होंने एक चीज बात की थी कि प्यूरिन जो होता है वो pyrimidine के बराबर होना चाहिए डीएनए में, इन्होंने ये बताया था। इनका मतलब ये था कि डीएनए मान लो एक फादर है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं, डीएनए एक फादर है और प्यूरिन और pyrimidine दोनों भाई भाई हैं, ठीक है। अब भाई भाई है तो इन्होंने बताया कि जितना pyrimidine का हिस्सा होता है उतना ही प्यूरिन का हिस्सा होता है। फिर इसका मतलब क्या था, इन्होंने बताया कि अगर आपकी ए जो डीएनए में ए की परसेंटेज अगर 20 है तो टी की भी परसेंटेज 20 होना चाहिए। उसका रीजन क्या था, ये जो 1 रिंग वाले स्ट्रक्चर है वो आपस में कंबाइन करते हैं और 2 रिंग वाले स्ट्रक्चर होते हैं वो आपस में कंबाइन करते हैं। जैसे ए जो है इक्वल टू टी होना चाहिए और जी जो है वो इक्वल टू सी होना चाहिए,
इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं कि प्यूरिन इक्वल टू pyrimidine। समझ में आ गया होगा आपको। यानी कि अगर एक क्वेश्चन आपको कराते हैं, ऐसा क्वेश्चन आता है कि अगर हम किसी क्वेश्चन में कहें कि A इक्वल टू 21%, तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ G। तो अगर वैसे तो इसका फार्मूला है, लेकिन अगर लॉजिकल मेथड से माने तो A इक्वल टू 21% है, तो T इक्वल टू 21% होगा, 4 का आपने बताया था। तो 21 को अगर आप प्लस करेंगे तो 42% आएगा। अब आप सभी को पता है कि किसी भी चीज की जो टोटल वैल्यू होती है वो 100% होती है। तो अगर हम 41 को 100 माइनस 42 करेंगे तो कितना आएगा, 58। और 58 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारे 2 और नाइट्रोजनी बेस हैं, एक ग्वानिन और एक साइटोसिन। तो अगर इसे डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, 29%। तो 29% आपका G है और 29% आपका C है। तो ये जो आपकी परसेंटेज निकाली जाती है ना, ये चारग्राफ ने ही बताया था कि प्यूरिन इक्वल टू pyrimidine। तो ये आपकी पूरी डीएनए की स्ट्रक्चर होगी। अब हमने वहां पे पढ़ा था पैकेजिंग ऑफ डीएनए में डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है। तो डीएनए जो नेगेटिवली चार्ज होता है उसका रीजन होता है ये फास्फेट ग्रुप। ये फास्फेट ग्रुप जो होता है वो डीएनए में प्रेजेंट होता है, इसीलिए डीएनए क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है ना। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब यहां पर डीएनए में 2 बॉन्ड प्रेजेंट होती है, एक फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड और एक होता है आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो हमें सबको पता है कि जो शुगर होती है वो पेंटोज होती है। तो अगर डीएनए की हम एक स्ट्रक्चरल वैल्यू देखें तो हम देख सकते हैं कि इस टाइप से आपकी एक शुगर प्रेजेंट होती है। ये 1 2 3 4 5 यहाँ पर ऑक्सीजन होता है, यहाँ पर आपका होता है नाइट्रोजनी बेस प्रेजेंट और ये आपकी शुगर है। और ये शुगर का होता है 1 कार्बन नंबर 1। तो कार्बन नंबर 1 होता है, तो शुगर के बीच और नाइट्रोजनी के बीच जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है इसी को हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब ग्लाइको क्यों कहा जाता है, क्योंकि शुगर है और ग्लाइको वर्ड हमेशा कब्ज के लिए यूज होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट के लिए यूज होता है। ठीक है ना। और ये जो है आपकी शुगर है, नाइट्रोजनी बेस है, तो इसीलिए इसे हमने कह दिया ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब इसे कुछ लोग बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। तो बीटा का मतलब क्या होता है, ये अगर OH नीचे की तरफ है तो ये बीटा होगा और OH ग्रुप ऊपर की तरफ प्रेजेंट है तो ये अल्फा होगा। ये पोजीशन होती है, इसे हम आपके बायोमोलिक्यूल से 11th में वहां आपने पढ़ा होगा या वहां हम डिस्कस करेंगे कि ये जो है कार्बोहाइड्रेट की स्ट्रक्चर के बारे में कि बीटा अल्फा क्या होता है। ठीक है ना। तो ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। एक और बॉन्ड पढ़ते हैं हम इसी में, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अब यहीं पर अगर हम इसे थोड़ा सा रफ करें पेंटोज शुगर को, तो यहीं पर ए नाइट्रोजनी बेस प्रेजेंट होता है और यहीं से आपकी दूसरी स्ट्रक्चर होती है इस टाइप से, इसे करके यहां पर भी नाइट्रोजनी बेस प्रेजेंट होता है और यही नाइट्रोजनी बेस आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है। ऐसे देखो, ऐसे स्ट्रक्चर होती है बैकबोन की। तो यहां पर अगर आपने एडेनिन मान लिया कि ये नाइट्रोजनी बेस एडेनिन है, तो यहां पर थायमिन होगा और 2 बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए होंगे। और इसी स्ट्रक्चर को अगर हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे करके देखो, तो ये एडेनिन थायमिन ऐसे करके लिखते हैं, ये स्ट्रक्चर ऐसी होती है। ठीक है ना। अब बात करते हैं फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड की। तो ये अगर पूरा न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है ना, ये आपका डीएनए है और इसी डीएनए को हम दूसरी फॉर्म में क्या कह सकते हैं, डीएनए आपकी पूरी स्ट्रक्चर है नाइट्रोजनस न्यूक्लियोसाइड। तो ये जो स्ट्रक्चर है आपकी है न्यूक्लियोटाइड, इन दोनों को मिला के। ठीक है। अब जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं ना, एक न्यूक्लियोटाइड जब दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ता है तो ये जो बीच में बॉन्ड होता है इसी को बोलते हैं फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये जो बॉन्ड होता है इसी को बोलते हैं फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो ये ऑल ओवर आपका डीएनए का रिवीजन है, इससे ज्यादा नीट में नहीं पूछा जाता। जितना हमने पढ़ाया है अगर इतना भी आप अच्छे से पढ़ लोगे ना तो आपके
99% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे डीएनए से। ठीक है ना। तो जो आपका दो टॉपिक आपके कंप्लीट हो गए, और तीसरे टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं। तीसरे टॉपिक के बारे में हम अगले लेक्चर में बात करते हैं। तो दो टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। पहला हमने पढ़ लिया क्रोमैटिन, मतलब आपका क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर है, पैकेजिंग ऑफ डीएनए। दूसरा टॉपिक आपका था स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। पैकेजिंग ऑफ डीएनए को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हमने सबसे पहले क्रोमोसोम को निकाला। क्रोमोसोम आपका एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो डिविजनल फेज में होती है। डिविजनल फेज क्या होती है? सेल डिवीजन की एक फेज होती है जिसमें क्या क्या होता है? प्रोफेज, मेटाफेज, टेलोफेज और एनाफेज। अब ये जो मेटाफेज में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जो स्ट्रक्चर स्टडी की जाती है, देखी जाती है, उसी को हम क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम में जो है क्रोमैटिन होते हैं। क्रोमैटिन जो होते हैं वो रिलैक्स कंडीशन में होते हैं। क्रोमोसोम ज्यादा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होती है, और जो क्रोमैटिन होते हैं वो इंटरफेज स्टेज में देखे जाते हैं। उसी क्रोमैटिन से क्रोमैटिन फाइबर बनते हैं, और क्रोमैटिन फाइबर जो है वो आगे जब कन्वर्ट करते हैं तो वो न्यूक्लियोसोम में कन्वर्ट करते हैं। न्यूक्लियोसोम दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक डीएनए और एक हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए आपका एक जेनेटिक मटेरियल होता है। हिस्टोन प्रोटीन आपकी दो टाइप की होती है, एक लिंकर, एक कोर। लिंकर जो होती है उसे H1 कहते हैं। कोर प्रोटीन, कोर का मतलब बीच में, इन बिटवीन में प्रेजेंट होने वाली, उसे हम कहते हैं H2A, H2B, H3 एंड H4। अब यही हिस्टोन प्रोटीन किसकी बनी होती है? दो अमीनो एसिड होते हैं, बेसिक अमीनो एसिड। इनका नाम होता है आर्जिनिन एंड लाइसिन। अमीनो एसिड की बनी होती है, इसीलिए इनपे पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है। फिर हमने पढ़ा था डीएनए की स्ट्रक्चर। डीएनए में हमने बताया था कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड कह सकते हैं इसे। जो जेनेटिक मटेरियल की न्यूक्लिक एसिड होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक आरएनए और एक डीएनए। आरएनए जो होता है वो अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होता है, ये बात हमने एक्सप्लेन नहीं की आपको, लेकिन डीएनए जो होता है वो स्टेबल होता है आपका। ठीक है ना। अब डीएनए को अगर हम क्लासिफाई करें तो डीएनए आपकी दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक न्यूक्लियोसाइड, एक फॉस्फेट ग्रुप। न्यूक्लियोसाइड दो चीजों से मिलकर बना होता है, पेंटोज शुगर और आपका नाइट्रोजनी बेस। पेंटोज शुगर यानी कि फॉस्फेट शुगर होती है, कार्बोहाइड्रेट की शुगर होती है, और ये 5 कार्बन की बनी होती है, इसीलिए इसे पेंटोज शुगर कहा जाता है। ये पेंटोज शुगर ही नाइट्रोजनी बेस से ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड द्वारा जुड़ी हुई होती है। उसके बाद नाइट्रोजनी बेस हमने दो टाइप के पढ़े थे, प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन कौन सा होता है? ए और जी यानी कि एडेनिन एंड गुआनिन, और पिरिमिडिन आपका होता है कट यानी कि साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। ठीक है ना। अब ये जो है चार आपने बताया था कि प्यूरिन इक्वल टू पिरिमिडिन होता है, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका हो गया, परसेंटेज निकाल के मैंने आपको दिखा दी। अब लास्ट वन टॉपिक हमारा है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। इसे थोड़ा शॉर्ट में जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं, बिकॉज टाइम जो है हो चुका है ना क्लास का। तो हम बात करते हैं, क्योंकि हम रिवीजन करा रहे हैं आपका रिवीजन बेस पे, और जितना मैंने पढ़ा दिया अगर उतना आपने पढ़ लिया था, कोई क्वेश्चन बचने वाला नहीं है आपका। ठीक है ना। तो आगे देखते हैं। सबसे पहले इंग्लिश तो सभी ने पढ़ी होगी, तो 3 क्वेश्चन वर्ड होते हैं हमारे। एक होता है व्हाई, एक होता है हाउ, और एक होता है व्हेन। 3 वर्ड। तो क्यों, कैसे और कब, ये अगर 3 चीजें आप किसी भी टॉपिक में रखते हो तो हम इस बात की गारंटी लेते हैं आपको 99% टॉपिक जो है क्लियर हो जाएंगे अगर ये 3 टर्म आप यूज करते हो किसी भी टॉपिक में। तो अब हमें टॉपिक है हमारा डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है। क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि आपको पता है एक सेल जो होती है वो 2 सेल में डिवाइड होती है। अब हर एक सेल को, जैसे कि मतलब एक फादर है और उनके 2 लड़के, 2 लड़कों को प्रॉपर्टी बराबर चाहिए, तो डीएनए क्या है? प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी अगर बराबर चाहिए तो इसका मतलब है ये एक सेल जो होती है इसके पास जो डीएनए होगा इसे डबल करना पड़ेगा, और डबल करना पड़ेगा तो एक सेल में यहाँ डीएनए आएगा, एक सेल में यहाँ डीएनए आएगा। ठीक है ना। तो इसीलिए रेप्लिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि आइडेंटिकल डीएनए दोनों सेल को चाहिए। ठीक है ना। अब बात करते हैं कब होता है, क्यों होता है। ये तो पता चल गया कि आइडेंटिकल डीएनए चाहिए सेल को, हर एक सेल को। इन सेल को हम डॉटर सेल कहते हैं और इसे हम पैरेंटल सेल कहते हैं।
तो प्रॉब्लम है ही नहीं। आगे हम बात करते हैं कब कब होगा डीएनए रेप्लिकेशन। तो क्यू की बात तो हो गई हमारी, क्यू को हम टिक कर देते हैं, क्यू की बात हो गई। कब की बात करते हैं, कब होता है, तो ये होता है आपके एस फेज में। और एक बात और ध्यान रखना, एस फेज को कभी कभार क्वेश्चन बोर्ड में इंटरफेज भी आ सकता है, क्योंकि आप रट के जाओगे एस फेज और वहां पे एस फेज ऑप्शन ही नहीं होगा, तो आपको इंटरफेज टिक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इंटरफेज में ही 3 फेजेज आती हैं, G1, S और G2, ठीक है ना। फिर उसके बाद कब होता है, एस फेज। एस फेज सेल डिवीजन की एक फेज होती है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें समझ में आ गई, क्यों होता है और मतलब क्यों होता है और कब होता है। एस फेज में होता है। अब एस फेज में होता है, फिर हम बात करिए कैसे होता है रेप्लिकेशन। तीसरा टर्म है हमारा कैसे रेप्लिकेशन होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम डीएनए के वही स्ट्रक्चर की। तो ये आपका जो है वो है डीएनए, ठीक है, ये डीएनए है। और इस डीएनए को आपको पता है कि यहाँ पर नाइट्रोजनी बेस होंगे, ऐसे करके प्रेजेंट होंगे, नाइट्रोजनी बेस यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। तो इन नाइट्रोजनी बेस को हमें क्या करना है, ब्रेक करना है, तोड़ना है। अब इन नाइट्रोजनी बेस को तोड़ने के लिए हमें एक एंजाइम चाहिए, और उस एंजाइम को बाइंड करने के लिए पहले एक रिकॉग्निशन साइट चाहिए। रिकॉग्निशन साइट का मतलब होता है कि जैसे कि आपने एक रस्सी ली, डीएनए को एक रस्सी मान लिया, अब उस रस्सी में जहां पे वो रस्सी कमजोर होगी, रॉ जहां पे वो रस्सी कमजोर होगी वहीं से आप तोड़ना चाहोगे। अगर आपसे कोई बोले कि रस्सी को तोड़ना है, तो आप देखोगे कि कहां पे ये कमजोर है, इसको वहीं पे तोड़े। तो ऐसे ही आपका यहाँ पर रिकॉग्निशन साइट होती है, जिसे हम बोलते हैं, अगर हम यूकैरियोट की बात करें तो उसे ARS बोलते हैं, और प्रोकैरियोट की बात करें तो उसे ORI बोलते हैं। और इस ORI यानी कि ARS का मतलब वो ऑटोनोमस रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है, और ORI का मतलब ओरिजिनल रिकॉग्निशन साइट होती है, ठीक है। अब ये जो साइट होती है, तो T और A के बीच कितने बॉन्ड है, 2 बॉन्ड, और G और C के बीच 3 बॉन्ड है। तो हमें तोड़ने के लिए क्या चाहिए, यहाँ पर चाहिए ये वाला, ये जहां पे रिच होगा, रिच का मतलब ज्यादा जहां पे डीएनए में प्रेजेंट होगा, हेलिकेज वहीं पर तोड़ेगा। तो यहाँ पर एक एंजाइम आता है जिसका नाम होता है हेलिकेज। इसे हम मॉलिक्यूलर सीजर भी कहा जाता है, ठीक है। सीजर का मतलब कोई कैंची, मॉलिक्यूलर सीजर भी कहा जाता है, क्योंकि ये नाइट्रोजनी बेस के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है। क्यों तोड़ता है, क्योंकि उसमें सिंगल स्ट्रैंड अलग अलग करना है। अब ये डीएनए हम लीनियर फॉर्म में सीधा सीधा बना लेते हैं, ये आपका अलग हो गया, ये आपका 5 प्राइम और ये आपका 3, तो ये 3 होगा और ये 5 होगा। कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग के बारे में आप जानते हो, अपोजिट पेयरिंग, एक 5 होना चाहिए तो ये 3 होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया। अब यहाँ पर हेलिकेज इसे तोड़ देता है, अब तोड़ देता है तो यहाँ पर अब क्या होना चाहिए, अब हमें इसका, तो ये क्या होना चाहिए, इसका हमें स्टार्टिंग करानी है। तो ये जो स्टार्टिंग वाली साइड है आपकी, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं 3 प्रोसेस इनिशिएशन, ठीक है, इनिशिएशन। तब अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमारा एक एंजाइम आएगा, ये टूट गया, ठीक है, हेलिकेज ने तोड़ दिया, तो एक एंजाइम आएगा जिसका नाम होगा डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। और ये जो डीएनए पॉलीमरेज होता है, जैसे हमने वहां प्रोकैरियोट और यूकैरियोट लिखा था, ये आपका यूकैरियोट का सीक्वेंस है और ये आपका पीके का सीक्वेंस है, यानी कि प्रोकैरियोट का सीक्वेंस है। तो जो डीएनए पॉलीमरेज होता है, इसका भी अलग अलग टाइप होता है। तो ये जो डीएनए पॉलीमरेज होता है, ये एलोंगेशन करता है। लेकिन इससे पहले हम एक चीज और बात कर लेते हैं, प्राइमेज की, ठीक है, प्राइमेज की बात कर लेते हैं। प्राइमेज की जरूरत क्यों पड़ी, प्राइमेज क्या होता है, एक प्राइमर बनाता है, और इस प्राइमर को अगर हम बात करें तो डीएनए में ये जो प्राइमर होता है वो आरएनए प्लस पॉलीमरेज अल्फा बनाता है, और आपका जो डीएनए में प्राइमर, और अगर आपका प्रोकैरियोट यानी कि ये यूकैरियोट की बात करें, और अगर प्रोकैरियोट का डीएनए है तो इसे बोलते हैं डीएनए जी, जो आपका प्राइमर की सिंथेसिस करता है।
ठीक है, दोनों में रिवीजन के हिसाब से बता देता हूँ। अब अगर आपका प्राइमेज है तो प्राइमेज क्या करता है, प्राइमेज यहाँ पर हम एक फॉर्म बना लेते हैं, ये इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कौन सा है 5 प्राइम, यहाँ पर आपका 3 प्राइम, और यहाँ पर आपका 3 प्राइम, और यहाँ पर आपका 5 प्राइम, ठीक है। अब दो स्टैंड बनते हैं, तो यहाँ पर अपोजिट स्टैंड चाहिए, अपोजिट स्टैंड चाहिए, तो यहाँ पर जो प्राइमर होता है ये, इसी प्राइमर को हम लगा देते हैं। अब प्राइमर की हमें जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ये जो आपका एंजाइम होता है, ये वाला जो आपका एंजाइम होता है डीएनए पॉलीमरेज, इसकी कुछ कंडीशंस होती है। जैसे तुम लोग कंडीशन रखते हो ना, जैसे तुम्हें नीट क्वालिफाई करना है तो तुम्हें एक अच्छा टीचर चाहिए, कॉन्सेप्चुअल टीचर चाहिए, अच्छी कोचिंग चाहिए, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तो ये कंडीशन था ना नीट क्वालिफाई करने की। ऐसे इसकी भी कुछ कंडीशन होती है, ये भी तो एक एंजाइम है, तो इसकी भी कौन सी कंडीशन होती है, इसे क्या चाहिए, फ्री 3 प्राइम OH चाहिए। अगर 3 प्राइम OH से फ्री चाहिए तभी आगे जाके इलॉन्गेशन कर सकता है डीएनए पॉलीमरेज। तो यहाँ पर जो आपका पॉलीमरेज, जो डीएनए पॉलीमरेज होता है, अगर प्रोकैरियोट की बात करें, यूकैरियोट की बात कर लेते हैं और प्रोकैरियोट की बात कर लेते हैं। प्रोकैरियोट में होता है पॉलीमरेज 3 और यूकैरियोट में आपके 2 डीएनए होते हैं, एप्सिलॉन और डेल्टा। एप्सिलॉन जो आपका डीएनए होता है वो आपके लीडिंग स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करता है और ये करता है आपके लैगिंग स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करता है, ठीक है, ये पॉलीमरेज बन। तो यहाँ पर अगर प्राइमर आपका आ गया, अब ये प्राइमर आ गया तो ये ऐसे करके इसे बना देगा। अब ये स्ट्रैंड तुमने एक चीज देखी है, ये वाला जो स्ट्रैंड है वो लगातार एक ही बार में बन गया, तो इसी एक ही बार में बनने वाले स्ट्रैंड को हम कहते हैं, इसी को एक ही बार में बनने वाले को हम कहते हैं लीडिंग और या कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड। लेकिन यहाँ पर जो होता है हमें मल्टीपल प्राइमर चाहिए, ये जो होता है टूवर्ड द फॉर्म। ये भी क्वेश्चन आता है कि लीडिंग स्ट्रैंड क्या होता है, टूवर्ड द फॉर्म। फॉर्म का मतलब होता है बेटा कोई कैविटी, कोई जगह फैलने वाली, तो ये जो है फॉर्म है इधर की तरफ, तो ये टूवर्ड द फॉर्म जाता है। और जो लैगिंग स्ट्रैंड होता है वहां पर हम इसे एक प्राइमर को यूज करते हैं, फिर ये फिर से 5 प्राइमर हो जाता है, फिर दूसरे प्राइमर को यूज करते हैं, फिर से यहाँ पर हो जाता है, फिर तीसरे प्राइमर को यूज करते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे फ्रैगमेंट बन जाते हैं। और ये जो फ्रैगमेंट बनते हैं ना, इन्हीं को हम बोलते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट, और इसी स्ट्रैंड को हम बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड या डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब ये बन जाते हैं दोनों स्ट्रैंड की सिंथेसिस हो जाती है, तो हमें क्या चाहिए, टर्मिनेशन चाहिए। तो ये जो प्रोसेस है यहाँ से जो स्टार्ट हुई, ये आपकी है इलॉन्गेशन। पहला इनिशिएशन, फिर होता है इलॉन्गेशन। अब हमें क्या चाहिए, टर्मिनेशन चाहिए। लेकिन एक बात और है, रस्सी में अगर आप आगे की तरफ से खींचोगे तो पीछे की तरफ फोल्ड हो जाएगी और जो क्वाइल हो जाएगी, ज़्यादा क्वाइल हो जाएगी, तो इसी को हम बोलते हैं सुपर क्वाइलिंग। क्या बोलते हैं, सुपर क्वाइलिंग। इस सुपर क्वाइलिंग को रिमूव करने के लिए एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है टोकोआइसोमेरेज। यानी कि यहाँ पर अगर ये वाला जो डीएनए है, तो यहाँ पर अगर इस टाइप से आप इसे खोलोगे, ऐसे करके मान लो डीएनए है ये, तो यहाँ से अगर आप खोलोगे तो यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा, इसी को बोलते हैं सुपर क्वाइलिंग, और इससे टोकोआइसोमेरेज रिमूव करता है। रिमूव करने के बाद फिर थर्ड प्रोसेस आपकी आती है टर्मिनेशन, और टर्मिनेशन में क्या करता है, एक टर साइड प्रेजेंट होती है जहाँ पर आपकी जो टर प्रोटीन होती है वो बाइंड कर जाती है, और ये टर प्रोटीन यहाँ पर बाइंड करती है और डीएनए को टर्मिनेट कर देती है, यानी कि जो आपकी रेप्लिकेशन की प्रोसेस है उसे टर्मिनेट कर देती है। टर्मिनेट करने का रीजन क्या होता है, ये जो टर प्रोटीन होती है वो हेलिकेज को ब्लॉक कर देती है। ये आपका ऑल ओवर रेप्लिकेशन हो गया, ये आपका कंप्लीट हो गया रेप्लिकेशन की प्रोसेस।